मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ट्वेल्थ क्लास में केमिस्ट्री में अपना लेसन नंबर 9 है, वो रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उपसह संयोजक यौगिक। ठीक है, ये वाला किसमें आता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, ये उपसह संयोजक यौगिक वाला 9 नंबर। उसके बाद में 10 नंबर लेसन है, उससे स्टार्ट होते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला। ठीक है, टोटल 17 लेसन है, 17 लेसन है इसके अंदर। इसमें 9 नंबर वाला जो लेसन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उपसह संयोजक यौगिक, ये हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, ये इसकी आज पहली क्लास है। इसमें देखें, सबसे पहले पढ़ेंगे कि उपसह संयोजक यौगिक क्या होते हैं। नाम ही क्या है इस लेसन का? उपसह संयोजक यौगिक। तो इसमें देखें आप, उपसह संयोजक यौगिक पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे, इसमें नाम आता है योगात्मक यौगिक। नाम क्या था इसमें? योगात्मक यौगिक। ठीक है, अब उपसह संयोजक यौगिक है वो क्या है और योगात्मक यौगिक क्या है वो पढ़ेंगे। तो योगात्मक यौगिकों में क्या आता है कि वे यौगिक जो मिनिमम कम से कम 2 तो यौगिक होंगे उसमें। तो वे यौगिक जो 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2 या 2 से अधिक जो सरल यौगिक होते हैं उनसे मिलके बने हुए होते हैं, उन यौगिकों को यहाँ पे योगात्मक यौगिक बोला जाएगा। 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों से मिलके बने हुए होते हैं। तो 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक कौन से होते हैं? जैसे कि अपन बात करें, KCl है, NaOH है, ये सरल यौगिक है। तो ये सिर्फ एक कंपाउंड से एक ही यौगिक इसके अंदर, ये भी अकेला है। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए एक निश्चित अनुपात में, इन दोनों को मिला दिया जाए तो इन दोनों के मिलने से, इन दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। इन दोनों के मिलने से जो यौगिक बनेगा उसे योगात्मक यौगिक के नाम से जाने। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले कि योगात्मक यौगिक है वो यहाँ पे क्या होगा। डेफिनेशन में देखिए क्या रहेगा, जब 2 या 2 से अधिक स्थायी यौगिकों को, जब 2 या 2 से अधिक स्थायी होने चाहिए यौगिक जिनको हम आपस में मिला रहे हैं वो स्थायी होने चाहिए। जब 2 या 2 से अधिक स्थायी यौगिकों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर, एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं या जो यौगिक बनते हैं उन्हें योगात्मक यौगिक कहा जाता है। उन्हें योगात्मक यौगिक कहा जाता है। तो एक बार फिर से देखिए डेफिनेशन कि जब 2 या 2 से अधिक स्थायी यौगिकों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो यौगिक बनते हैं या प्राप्त होते हैं उन्हें योगात्मक यौगिक कहा जाता है। ये रहेगी योगात्मक यौगिकों की परिभाषा। उसके बाद देखिए, अब देखने अपने को इसके उदाहरण योगात्मक यौगिकों की, योगी इसकी डेफिनेशन योगात्मक यौगिकों की। अब इसके एग्जांपल्स में देखें क्या रहेगा। सबसे फर्स्ट इसका एग्जांपल देखें तो फर्स्ट में आएगा, जैसे कि हमने एक तो स्थायी यौगिक था K2SO4, हमने बोला कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो K2SO4 एक स्थायी यौगिक है, अकेला ही नहीं। इसके साथ में हमने मिला दिया Al2SO4 थ्राइस को, और इसके साथ में हमने H2O यानी जल के 24 अणुओं को मिला दिया। इन तीनों को, 3 मॉलिक्यूल्स, ये भी स्थायी है ये भी स्थायी, तो हमने 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। इनको आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? K2SO4 डॉट में Al2SO4 थ्राइस डॉट में 24H2, डॉट लगाई हुई इन सभी के बीच में यहाँ पे। तो ये तीनों को मिलाने से ये जो बना है, ये जो यौगिक बना है, इसे हम जानते हैं पोटास एलम के नाम से जानते हैं। पोटास एलम को क्या बोलते हैं? जनरल नेम क्या है इसका? फिटकरी भी बोलते हैं इसको हम। और ये एक योगात्मक यौगिक है क्योंकि ये जो पोटास एलम या फिटकरी बना है वो 3 स्थायी यौगिक K2SO4, Al2SO4 थ्राइस और 24H2O से मिलके बना है, इसलिए ये एक योगात्मक यौगिक है। तो एग्जाम में हो सकता है आपको ये पूछा जाए कि योगात्मक यौगिक में उदाहरण पूछ जाए, या फिर इसको दे दिया जाए, पूछ जाए कि क्या ये योगात्मक यौगिक है। तो आपको याद रखना है कि ये 3 यौगिक अलग अलग यौगिकों से मिलके बना है, तो ये एक योगात्मक यौगिक है
या फिर सीधा ये भी पूछ सकते हैं कि फिटकरी का सूत्र लिखिए, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। फिटकरी या पोटास एलम का रासायनिक सूत्र, तो ये रहेगा इसका रासायनिक सूत्र। ठीक है, ये था अपना फर्स्ट योगात्मक यौगिक। इसके अलावा अदर एग्जाम्पल्स है, देखें ये लिख लिया होगा। उसके बाद में हम लिखेंगे दूसरा एग्जाम्पल करेंगे इसका, फिटकरी के बाद में दूसरा क्या रहेगा, योगात्मक यौगिक चल रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन तो होगी इसकी। अब पढ़ेंगे इसका दूसरा एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल है, तीनों में से एक ना एक एग्जाम में आता है इसमें। दूसरा पढ़ेंगे हम मोहर लवण का। देखो FeSO4, यही है दूसरा एग्जाम्पल है योगात्मक यौगिक का। इस प्रकार से लिखते हैं S बड़ा FeSO4 प्लस में NH4 ट्वाइस SO4, NH4 ट्वाइस SO4 प्लस में हमने लिख दिया 6H2। 3 अलग अलग यौगिक हैं, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और जल के 6 मॉलिक्यूल्स हैं। तीनों आपस में जुड़ेंगे तो इसको हम लिखेंगे FeSO4 डॉट में NH4 ट्वाइस SO4 डॉट में 6H2। ये जो बना है ये है मोहर लवण या मोहर साल्ट का फॉर्मूला है। तो ये सीधा लिखना भी आ सकता है कि मोहर लवण किस प्रकार का यौगिक है और इसका रासायनिक सूत्र लिखिए, तो हम लिखेंगे कि मोहर लवण एक योगात्मक यौगिक है क्योंकि ये 3 स्थायी यौगिकों से मिलकर बना हुआ है और इसका रासायनिक सूत्र रहेगा ये वाला। तो ये लिखना भी आ सकता है आपके। ठीक है, 2 हो गए इसमें योगात्मक यौगिक। थर्ड योगात्मक यौगिक में हम देखो कौन सा पढ़ेंगे, वो रहेगा KCl प्लस में MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हमने लिख लिया यहाँ पे 6H2O मॉलिक्यूल्स। अब इन तीनों मॉलिक्यूल्स 3 हैं, स्टेबल हैं। स्टेबल हैं तभी यहाँ पे लिखे हुए, जो स्टेबल नहीं होते वो तो इसे फॉर्मूले में लिखे नहीं जाते। इसमें जोड़ेंगे तीनों तो बनेगा KCl डॉट में MgCl2 डॉट 6H2। तो ये भी एक योगात्मक यौगिक है क्योंकि ये 3 स्थायी यौगिकों से मिलकर बना है और इस जो योगात्मक यौगिक बना है उसका नाम है कार्बोनिलाइट। तो ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। फिटकरी यानी पोटास एलम में फिटकरी को ही बोलते हैं, सेकंड मोहर लवण और थर्ड कार्बोनिलाइट, तीनों ही योगात्मक यौगिक हैं और तीनों इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ कौन सा भी पूछा जा सकता है। देखिए इसके अलावा जो अदर एग्जांपल्स जो बच गए हैं उसको हम इस प्रकार से करेंगे। 3 तो ये हो गई, इन तीनों में से तीनों इंपॉर्टेंट है, फिटकरी, मोहर लवण और तीसरा कार्बोनिलाइट। ठीक है, उसके बाद में जो बच गए वो देखें एग्जांपल्स किस प्रकार से लिखेंगे। मान लीजिए 2 कंपाउंड्स हैं 4KCN प्लस में लिख दिया हमने FeCN2 लिख दिया, FeCN2। दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा K4, ये 4 है K4। फिर लिखेंगे हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके Fe, इस 4 CN तो यहाँ पे 4 के है तो 4 ही CN है और 2 CN यहाँ पे, तो 4 और 2 कितने हो गए 6, तो इसको हम लिखेंगे CN6। और ये अब ये यौगिक है वो भी इन 2 यौगिकों से मिलके बना है, तो ये भी क्या है एक योगात्मक यौगिक का प्रकार है। अब ये किस प्रकार से बना है, ये उपसहज संयोजक यौगिक इसी प्रकार के होते हैं। किस प्रकार से बना है वो इस लेसन में हम आगे देखेंगे। एक बार सिर्फ इसको इतना ध्यान में रखें। सेकंड बनेगा, मान लीजिए ये आ गया आपका कॉपर सल्फेट प्लस में 4NH3 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के बना ले इसने कॉपर NH3 4 और इसके साथ में ब्रैकेट के बाहर है सल्फेट। एक कॉपर था एक सल्फेट था, एक कॉपर एक सल्फेट, 4NH3 थे, चारों यहाँ लिख दिए। ये भी क्या है योगात्मक यौगिक है क्योंकि ये दोनों ही यौगिक दो स्थायी यौगिकों से मिलकर के बने हुए, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे कि ये एक योगात्मक यौगिक है। ये हो गया योगात्मक यौगिक के 6 एग्जाम्पल पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो ये योगात्मक यौगिक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे आप, योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, योगात्मक यौगिक है वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार है इसका द्विक लवण, दोनों के नाम लिखेंगे पहले। तो पहला आएगा यहाँ पे द्विक लवण, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डबल साल्ट। डबल साल्ट, द्विक को बोलते हैं डबल और लवण को बोलेंगे हम साल्ट।
और दूसरे होते हैं इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिन्हें हम हिंदी में बोलेंगे संकुल यौगिक। संकुल यौगिक यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इंग्लिश में ये नाम रहेगा इसके। तो योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार में पहला प्रकार है द्विक लवण या डबल साल्ट, सेकंड प्रकार रहेगा संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, अब इन दोनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे द्विक लवण को और उसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पे संकुल यौगिक को। ठीक है, तो पहले देखें इसके अंदर द्विक लवण क्या होता है। ठीक है, दोनों के नाम लिख लिए होंगे, दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला रहेगा द्विक लवण या डबल साल्ट। इसमें लिखेंगे कि ये यौगिक क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, ठोस अवस्था में भी स्थायी होते हैं। ये यौगिक इनमें आता है कि इन्हें, इनका दूसरा नाम है कि इन्हें जालक यौगिक भी कहा जाता है। तो द्विक लवण में पहली लाइन आएगी कि इन्हें, इन यौगिकों को जालक यौगिक भी कहा जाता है। ये ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट में, ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। लेकिन जैसे ही इनका विलयन बनाया जाता है, लेकिन इनका विलयन बनाने पर ये आयनों में टूट जाते हैं। लेकिन इनका विलयन बनाने पर ये अवयवी आयनों में टूट जाते हैं। अवयवी आयन क्या होते हैं, अवयवी आयनों में टूट जाते हैं। अवयवी आयन होते हैं वे आयन जिनसे मिलकर के ये यौगिक बना है, यानी इस यौगिक में जो आयन उपस्थित है उन आयनों को बोलेंगे अवयवी आयन। तो बोलेंगे इन्हें जालक यौगिक भी कहा जाता है। ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, लेकिन इनका विलयन बनाने पर ये अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, इसमें किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं, तो जैसे इसके अवयवी आयनों के गुण होते हैं, वैसे ही इन यौगिकों के भी क्या होते हैं, गुण होते हैं। जैसे एग्जांपल्स लेंगे हम यहाँ पे फिटकरी का। फिटकरी में देखो क्या होता है, इसको समझाने के लिए हम फिटकरी का उदाहरण लेते हैं। फिटकरी जो हमने योगात्मक यौगिकों के उदाहरण में लिखा था, जिसे हम पोटास एलम भी कहते हैं, उसका सूत्र था अपना K2SO4 डॉट में Al2SO4 थ्राइस डॉट में 24H2, ये था अपना फिटकरी का सूत्र। अब यदि इस सूत्र को, यदि इस योगात्मक यौगिक फिटकरी को हम जल में मिला दें, ठीक है, या इसका जलीय विलयन बनाएं, तो आयंस किस प्रकार से बनेंगे, 2K पॉजिटिव प्लस में SO4 नेगेटिव 2, इसके भी आयंस बनेंगे। इसमें बनेगा 2Al प्लस 3 प्लस में 3SO4 नेगेटिव 2 प्लस में 24H2। यानी जो ये ठोस अवस्था में तो इसी रूप में था, ये कब है, ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में। लेकिन जैसे ही इसका जलीय विलयन बनाते ही ये अस्थायी, यानी ये अपने जलीय अवस्था में अस्थायी होता है, और जलीय विलयन बनाते ही ये अपने अवयवी आयनों में टूट गया। अब ये अवयवी आयन वही तो हैं जो कि इसमें उपस्थित हैं, के पोटेशियम आयन इसमें है, तो इसी के क्या बनेंगे, अवयवी आयन है वो बन जाते हैं, यानी ये विलयन अवस्था में स्थायी नहीं होते हैं। आगे ये इसकी विशेषता होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो द्विक लवण होते हैं वो अपने अवयवी आयनों का परीक्षण देते हैं। अवयवी आयनों का परीक्षण देने का मतलब ये होता है कि जलीय विलयन, उस द्विक लवण का जब हम जलीय विलयन बनाते हैं, तो जलीय विलयन बनाते ही ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, यानी अपने आयनों क्या देते हैं, परीक्षण देते हैं। ये थी द्विक लवण की विशेषता। ठीक है, अब इसके उदाहरण कौन कौन से लिखोगे, तो ये फिटकरी वाला लिख दोगे। फिटकरी के अलावा जो दूसरा पढ़ा था हमने, मोहर लवण पढ़ा था, मोहर लवण जिसका फॉर्मूला था यहाँ पे FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट में 6H2 मोहर लवण। और मोहर लवण के अलावा थर्ड पढ़ा था हमने कार्नेलाइट KCl डॉट MgCl डॉट 6H2, वो भी इसी का एग्जाम्पल। तो
योगात्मक यौगिकों के जो शुरू में 3 एग्जाम्पल्स लिखवाए थे, फिटकरी, मोहर लवण, कार्बोनेट, तीनों ही क्या है, द्विक लवण है, वो माने जाते हैं। ठीक है, कारण यही रहेगा कि ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, लेकिन जलीय विलयन बनाते ही इस प्रकार से अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड, दो प्रकार बताए ना, एक तो द्विक लवण और दूसरे बताए थे हमने यहाँ पे संकुल यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सेकंड ये पढ़ेंगे हम। योगात्मक यौगिकों के प्रकार है वो चल रहे हैं यहाँ पे। सेकंड देखें, दो प्रकार में से जो अपना सेकंड प्रकार है वो रहेगा संकुल यौगिक। संकुल यौगिक जिसे इंग्लिश में बोले थे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, जैसे द्विक लवण का दूसरा नाम था जालक यौगिक, वैसे ही इनका दूसरा नाम क्या रहेगा, उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक। ठीक है, जैसा ये जो लेशन का नाम है ना उपसहज यौगिक, ये यौगिक होते हैं, इन्हीं को डिटेल में पढ़ना आगे। जो द्विक लवण का सेकंड टाइप है ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, उपसह संयोजक यौगिक, इन्हीं का नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और इन्हीं को हमें इस सिलेबस में आगे पढ़ना है। तो संकुल यौगिकों का दूसरा नाम हो गया उपसह संयोजक यौगिक। इसमें आता है, इनकी विशेषताएं लिखेंगे कि ये ठोस व विलयन, ये ठोस अवस्था में भी स्थायी होते हैं, और यदि हम इनका विलयन बनाएं तो वो होगी विलयन अवस्था। तो ये ठोस व विलयन अवस्था दोनों में स्थायी होते हैं, दोनों में स्थायी होते हैं। तो ये जो संकुल यौगिक होते हैं वो ठोस अवस्था और विलयन अवस्था दोनों में ही स्थायी होते हैं। ठीक है, जबकि द्विक लवण केवल ठोस अवस्था में स्थायी थे, विलयन अवस्था में वो अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं। और ये क्या रहेंगे, दोनों अवस्थाओं में स्थायी होते हैं। और दूसरी विशेषता रहेगी कि ये अपने अवयवी आयनों में, ये अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। वियोजित का मतलब टूटते नहीं है, वियोजित नहीं होते हैं। जबकि द्विक लवण थे वो विलयन अवस्था में लाने पे उनको वे अपने अवयवी आयनों में टूट रहे थे, यानी ये, और ये अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते, वियोजित नहीं होते, टूटते नहीं है, इसीलिए हमने ये बोला है कि ये विलयन अवस्था में भी क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ठोस अवस्था में तो आयन बनेंगे नहीं, बनेंगे तो विलयन अवस्था में बनेंगे, और इनके नहीं बन रहे हैं विलयन अवस्था में, इसका मतलब ये ठोस के साथ साथ विलयन अवस्था में भी क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। आयंस नहीं बनेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं ये अपने अवयवी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। परीक्षण कब मिलेगा अवयवी आयनों का, यदि वो आयंस है वो अलग अलग टूट रहे हो, तब तो उनका परीक्षण मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल कर दें। जैसे कि योगात्मक यौगिक का ही प्रकार है, जैसे कि KCl4 प्लस में FeCN2, ये यौगिक थे दो, इन दोनों को मिलाने से अपने को मिला था K4FeCN6, ये वाला कंपाउंड अपने को मिल गया था। अब ये क्या है, योगात्मक यौगिक है, पीछे हम एग्जाम्पल पढ़ के हैं यही वाला। अब यदि इसका हम जलीय विलयन बनाएं, इसको जल में मिला करके इसका विलयन बनाएं, तब क्या होगा, ये इस प्रकार से बनेगा 4K पॉजिटिव प्लस में FeCN6 नेगेटिव 4, ये बनेगा। अब आप बोलोगे कि इसके आयंस बन गए, लेकिन इसके आयंस बने हैं लेकिन इस वाले के नहीं बने हैं, और यही इसको नहीं बोलते, सिर्फ ये वाला ही क्या होता है, इसमें संकुल यौगिक होता है। ये ब्रैकेट के अंदर जो होता है ना, यही क्या होता है, संकुल यौगिक होता है। तो इसके आयंस टूटे चाहिए थे, यानी यहाँ से ये Fe+2 और उसके साथ में 6Cl नेगेटिव आयन, यदि ये आगे वियोजित होकर के ये आयंस बनाता है, इसका मतलब तो ये क्या है, वियोजित हो रहा है, अपने अवयवी आयनों का परीक्षण भी दे रहा है, तो ये विलयन अवस्था में क्या है, अस्थायी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, रिएक्शन सिर्फ यहाँ तक ही होगी, ये वाले नहीं बनते हैं। इसका मतलब ये संकुल, ये जो ब्रैकेट है इसमें जो उपस्थित है वो आयंसों के रूप में नहीं टूट रहे हैं, वियोजित नहीं हो रहे हैं। इसका
इसका मतलब ये जो योगात्मक यौगिक है वो ठोस अवस्था के साथ साथ जब इसका विलयन बनाते हैं तो उस अवस्था में भी क्या स्थायी है, स्थायी है तभी नहीं टूट रहा, यदि अस्थायी होता तो क्या होता, टूट जाता। तो ये सही होगा इसमें कि ठोस और विलयन दोनों ही अवस्थाओं में स्थायी होते हैं, दोनों ही अवस्थाओं में क्या हो गई है, स्थायी होते हैं। तो ये होती है सांकुल यौगिकों की परिभाषा। अब हम लिखेंगे इन्हीं को क्या बोल रहे हैं, उपसह संयोजक यौगिक। इसके आधार पे हम क्या लिखेंगे, उपसह संयोजक यौगिकों की एक परिभाषा लिखेंगे। इन्हीं को क्या बोल रहे हैं हम, उपसह संयोजक यौगिक है वो बोल रहे हैं। अब इसकी परिभाषा लिखी जाए उपसह संयोजक यौगिकों की एक लाइन में, तो परिभाषा क्या होगी कि वे यौगिक जो जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अन्य उदासीन अणुओं या आयनों के साथ में उपसह संयोजक बंध जुड़ा हुआ होता है उनको हम उपसह संयोजक यौगिक बोलते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ाया था ना, ये इस प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं एम एल एन, ये होता है इनका जनरल फॉर्मूला, ब्रैकेट में लिखेंगे हमेशा। यहाँ जो एम है वो क्या होता है, एम मतलब मेटल, केंद्रीय धातु परमाणु, ये परमाणु के रूप में, परमाणु तो तब होगा जब इस एम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, और आयन तब होगा जब इसके ऊपर कोई चार्ज प्लस माइनस उपस्थित हो, जनरली इस पे पॉजिटिव या प्लस है वो पाया जाता है। और एल यहाँ पे क्या है, तो एल के लिए हम लिखेंगे एल, इसमें क्या है, लिगेंड है। अब लिगेंड क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। और एन क्या है यहाँ पे, लिगेंडों की संख्या, नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड की संख्या है उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे एन से, ठीक है। इसमें जो इस प्रकार से होता है, यानी इसके चारों ओर जो एल होते हैं वो इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। अब ये आ गया इसमें, ये क्या है, बंद है। अब बंद तो हमने सिर्फ ऐसा ही देखा था कि ए और बी के बीच में ऐसा बंद होता है, ऐसा एरो वाला तीर लगा हुआ बंद तो कभी नहीं देखा। तो ये जो ए और बी के बीच में बंद बना हुआ है, यहाँ ए और बी के बीच में जो बंद बना हुआ ना यहाँ पे, उसको तो बोलते हैं हम सह संयोजक बंद, सह संयोजक बंद। लेकिन यहाँ पे जो धातु और ये लिगेंड के बीच में जो बंध बना हुआ है जिसमें इस प्रकार से तीर लगा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, उपसह संयोजक बंध। ये उपसह संयोजक बंध है, इसी कारण से इन यौगिकों को उपसह संयोजक यौगिक है वो कहा जाता है। ये बंध रहेगा उपसह संयोजक बंध। अब इसे उपसह संयोजक बंध क्यों कहते हैं, तो इसमें क्या आएगा, ये है बंध, इस प्रकार से लिख दिया हमने, तो ये है, और एक यही बंद को ऐसे लिख दिया। अब बंद में पता ही है मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मिनिमम क्या, हमेशा एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। एक बंद है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ए और बी के बीच में। अब इस बंद में एक इलेक्ट्रॉन तो इस ए का है और एक इलेक्ट्रॉन इस बी का है, समान दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इसका एक इसका है, दोनों इलेक्ट्रॉनों ने, दोनों परमाणु ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, साझा करके जो बंद बना है उसको बोलेंगे हम सह संयोजक बंध, ये वाला। इसमें क्या हुआ, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इस बंध में भी, ये भी बंध ही है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें, लेकिन फर्क कितना है, इस बार ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक ही है, बी का इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वह बंध दो परमाणुओं ए और बी के बीच बना हुआ वह बंध जो, जिसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं या एक परमाणु के होते हैं, उस बंध को क्या बोलते हैं, उपसह संयोजक बंध वो बोलते हैं, उपसह संयोजक बंध कहेंगे। तो इन यौगिकों में जो बंध होगा धातु परमाणु और लिगेंड के बीच में वो कैसा होगा, उपसह संयोजक बंध होगा। और इनमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड के होंगे, धातु के इसमें इलेक्ट्रॉन है वो नहीं होंगे। तीर का निशान जिसकी तरफ लगा हुआ ना, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे हैं, तो जिसकी तरफ जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, एक हैं। इसमें ऐसे लगा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, लिगेंड के हैं, और धातु की तरफ जा रहे हैं। आ गया समझ में। अब हम क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। उपसह संयोजक बंध के आधार पे दो उपसह संयोजक बंध की परिभाषा लिखनी हो तो अपन क्या लिखेंगे परिभाषा में, कि दो परमाणुओं के बीच का वह बंध जिसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं उसे उपसह संयोजक बंध कहते हैं। एक बार फिर से सुने, कि किसी अणु में दो परमाणुओं के बीच का वह बंध जिसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं उसे उपसह संयोजक बंध कहते हैं। इसी के आधार पे हम लिखेंगे उपसह संयोजक यौगिकों की परिभाषा। तो इसमें लिखेंगे वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु भी हो सकता है या केंद्रीय धातु परमाणु या आयन्स
उपसह संयोजक बंध के द्वारा लिगेंड से घिरे हुए होते हैं, उन यौगिकों को उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। तो वे योगात्मक यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड के साथ में उपसह संयोजक बंध से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें उपसह संयोजक यौगिक कहा जाता है। परिभाषा देख लें एक बार इसकी। तो इसमें लिखेंगे हम परिभाषा में, वे योगात्मक यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, परमाणु होगा तो ऐसे होगा, आयन होगा तो ऐसे होगा, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड के साथ उपसह संयोजक बंध से जुड़ा हुआ होता है उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। आगे समझ में, वे योगात्मक यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड के साथ उपसह संयोजक बंध से जुड़ा हुआ होता है, उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। अब इन उपसह संयोजक यौगिकों में कई नाम आते हैं ना, जैसे कि नाम आ गए यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, लिगेंड आ गया, लिगेंड क्या है, उपसह संयोजक बंध क्या है, ये सब इन सभी क्या होती है, अलग अलग परिभाषा होती है। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इस लेसन का कि उपसह संयोजक यौगिकों से संबंधित प्रमुख शब्द और उनकी परिभाषाएं। तो नेक्स्ट क्या रहेगा अपना कल का टॉपिक, उपसह संयोजक यौगिकों से संबंधित प्रमुख शब्द और उनकी परिभाषाएं, वो हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना, ठीक है।